Good morning, students. Today we'll start a new chapter, your chapter number 5, magnetism and matter. Last chapter, moving charges and magnetism, we have studied about the magnetic properties of a moving charge. Okay, but what actually is magnetic property? We have actually studied this in previous classes, class 10, 9, 10th. Okay, and we have come across North Pole. We have even from our childhood, we are seeing bar magnets, different types of magnets, and we are fascinated about how it actually is working, how it is pulling things and pushing things. So magnetism is a very fascinating subject, and everybody tries to know more and more about magnetism, but we have not gone deeper into the theories and explanations of that. So in this chapter, though it is a theoretical chapter, most of the time it's theoretical chapter, but because of reduction in your syllabus, most part of this chapter has been reduced. So I'll just go straight away and I'll tell you what we have to study and we do not have to study. तो मैं सीधे बोलता हूँ कि क्या हमको नहीं पढ़ना है. तो in page number 177, 5.2.3 the dipole in a uniform magnetic field, जिसमें टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे. टॉर्क experienced by a magnetic dipole in a uniform magnetic field has been removed. So page number 178, 179, 180, 5.2.4 the electrostatic analog has been removed. Okay, so then we have to study magnetism and Gauss law. Okay, then study the Earth's magnetism. Okay, so we have to study till 5.4.1. Then magnetization and magnetic intensity we have to study. Okay, then from page number 191, magnetic properties of material, till the last end of the chapter, this has been removed from your syllabus for 2020. So diamagnetism, paramagnetism, ferromagnetism, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है. Permanent magnets and electromagnets ये नहीं पढ़ना है. Okay, so let's start with the introduction of magnetism. यानी मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स में से मैग्नेटिज्म तो पढ़ेंगे, मैटर वाला जो पार्ट है वो शायद हमको नहीं पढ़ना पड़े. तो मैग्नेटिज्म दिस वर्ड मैग्नेटिज्म कम्स फ्रॉम एन आइलैंड इन ग्रीस, है ना. ये मैग्नेटिज्म कहाँ से आया है? एक आइलैंड है ग्रीस में, उसका नाम है मैग्नीशिया. ओके, तो ये मैग्नीशिया ये यहाँ से ही क्यों आया है? क्योंकि वहाँ के जो बहुत पुराने ज़माने में वहाँ के जो शेपर्ड्स थे, जो भेड़ बकरी चराते थे, है ना, पुराना ज़माना है, तो वो लोग लकड़ी के जूते पहनते थे. हम लकड़ी के जूते पहनते थे और वो एक्सपीरियंस करते थे कि जब वो वहाँ के ज़मीन पे चलते थे तो उनके जूते जो है ज़मीन पे चिपक जाते थे. एंड वाई डिड दिस हैपन? बिकॉज द आयरन नेल्स वेर यूज टू मेक दैट वुडन शूज़, है ना. वो जो शूज़ जो हैं उस पर लोहे के कीले लगे हुए थी, और वो जो ज़मीन थी वहाँ पे प्रीडोमिनेंटली एक आयरन का ओर था जिसको बोलते हैं मैग्नेटाइट, है ना. मैग्नेटाइट हैज़ ए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, है ना. उस आयरन ओर में मैग्नेटिक, एंड जनरली आयरन, है ना, वो इट इज़ ऑलवेज, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़. तो क्या होता था कि वो जब ज़मीन में चलते थे तो उनको तकलीफ़ होती थी चलने में, क्योंकि उनके जूते चिपक जाते थे. और जूते क्यों चिपकते थे? उनमें जो लोहे के नेल्स लगे हुए थे वो ज़मीन से चिपक जाते थे. सो दिस वर्ड एक्चुअली हैज़ कम फ्रॉम मैग्नेटिज्म, हैज़ कम फ्रॉम दिस आइलैंड मैग्नीशिया इन यूरोप, इन ग्रीस. ओके, अब इस मैग्नेटिज्म का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कई लोगों ने उपयोग किया. सबसे ज़्यादा अच्छा उपयोग किया चाइनीज़ लोगों ने, है ना. वो नेविगेशन के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एक तरीके से उन्होंने अपना एक कंपस बना लिया था जो हमेशा एक डायरेक्शन को दिखाता था, और उसके थ्रू जाने से उनके बहुत सारे काम आसान हो जाते थे. यहाँ तक कि दे हैव फॉट वॉर्स, है ना. वहाँ का एक राजा था, वो इसके सहारे ही वो लड़ाइयाँ जीता है. सो
लेट अस अंडरस्टैंड, जो आप लोग को ऑलरेडी मालूम है उसका एक रिविजन करते हैं कि भाई व्हाट आर द आइडियाज़, कॉमनली नोन आइडियाज़ रिगार्डिंग मैग्नेट. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज, जो कॉमनली नोन आइडिया है कि आवर अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. हमारा अर्थ जो है इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. ओके, सो आवर अर्थ इज इन द शेप ऑफ, वैसे तो स्फेरिकल है बट इट इज़ जस्ट लाइक अ शेप ऑफ ऑरेंज, है ना, उसको हम लोग जियोइड बोलते हैं. तो इट हैज़ 2 पोल्स, जोग्राफिकल पोल्स हैं उसके, है ना. सो द अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड्स पॉइंटिंग अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम द जोग्राफिक साउथ टू नॉर्थ, है ना. तो ये मैं बोलूँ ये जोग्राफिक नॉर्थ है और ये जोग्राफिक साउथ है. तो जो मैग्नेटिक, जो हम कंपास यूज़ करते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली इसी डायरेक्शन को दिखाता है ना. वैसे जनरली एक बोला जाए कि भाई जो रियल जो पोल है वो थोड़ा सा ऐसे खिसका हुआ है, 11 पॉइंट कुछ डिग्रीज जो जोग्राफिक नॉर्थ पोल है, और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है अर्थ का वो थोड़ा सा खिसका हुआ है ना. लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हम जब कंपास यूज़ करते हैं तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ के तरफ में ओरिएंटेड रहता है. जो कंपास है मैग्नेटिक कंपास नॉर्थ साउथ की तरफ में ओरिएंटेड रहता है. सो द अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट विद द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम द जियोग्राफिक साउथ टू नॉर्थ, है ना. तो इसका कंपास का डायरेक्शन क्या रहेगा, जियोग्राफिक साउथ टू नॉर्थ. ओके, अब हमारे पास अगर कंपास नहीं भी है तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास में एक बार मैग्नेट है और उसको हम ऐसे लटका देते हैं, एक धागे से उसको लटका देंगे, तो ये भी ऑलवेज नॉर्थ साउथ को ही पॉइंट करेगा. सो व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट पॉइंट्स इट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. द टिप विच पॉइंट्स टू द जोग्राफिक नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द टिप विच पॉइंट्स द जोग्राफिक साउथ इज कॉल्ड द साउथ पोल. तो अगर एक मैग्नेट, बार मैग्नेट है सपोज ऐसा, ठीक, तो अगर इसको हमने फ्रीली एक धागा बांध के लटका दिया तो जिस ओरिएंटेशन में ये होगा, अगर सपोज ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो ये इट विल पॉइंट टू द जियोग्राफिक नॉर्थ. ठीक है, एंड द साउथ पोल विल पॉइंट द जियोग्राफिक साउथ. ओके, तो ये अगर हम एक फ्रीली बार मैग्नेट को सस्पेंड कर देंगे तो ये करता है. ये आइडियाज़ आपको ऑलरेडी मालूम है. 2 बार मैग्नेट लें और अगर लाइक पोल्स को एक दूसरे के पास लाएं, यानी यहाँ पे अगर मैं साउथ पोल को लाता हूँ, है ना, यहाँ पे इधर एक साउथ है सपोज, इसको लाता हूँ तो क्या होगा, ये साउथ, तो देयर विल बी ए फोर्स ऑफ रिपल्शन, है ना. ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, है ना. या इधर मैं नॉर्थ को लाऊंगा, अगेन इट देयर विल बी ए फोर्स ऑफ रिपल्शन, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे. बट अगर मैं यहाँ पे एक लाइक पोल ले आता हूँ नॉर्थ और साउथ, तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना. दे हैव अट्रैक्टिव फोर्स. सो देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स व्हेन नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर. Conversely, there is an attractive force between the north pole of one magnet and the south pole of the other. Okay. अब अगर हम इसको एनालॉजी लें इलेक्ट्रिक चार्ज से हम तो अगर एक जो बार मैग्नेट है इट एक्ट्स लाइक अ डाइपोल. ए बार मैग्नेट एक्ट्स लाइक अ डाइपोल, और जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल. ओके, सिमिलरली अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ नेगेटिव चार्ज इट ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ डाइपोल. इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल. क्या बोलते हैं इसको हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो बार मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल है और एक ऐसा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ना. लेकिन आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रिक मोनोपोल तो होता है ना, कि एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज हो सकता है ना. तो उसको हम बोलेंगे मोनोपोल. क्या बोलेंगे उसको,
मोनोपोल, इलेक्ट्रिक मोनोपोल, है ना, दैट इज पॉसिबल, इलेक्ट्रिक मोनोपोल इज पॉसिबल, बट इलेक्ट्रिक डायपोल अभी तक तो हमको एक आइसोलेटेड साउथ पोल या आइसोलेटेड नॉर्थ पोल हमने आज तक नहीं देखा है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई मोनोपोल इन मैग्नेटिज्म इज नॉट पॉसिबल, अभी हम ये बोल सकते हैं कि मोनोपोल इन मैग्नेटिज्म इज नॉट पॉसिबल। तो आपने बोला कि भाई ऐसा कैसे नहीं पॉसिबल, एक काम करेंगे, एक आरी लिया, इसको काट दिया, एक हेक्सा से इसको काट दिया, इसके 2 टुकड़े कर दिए, है ना, ये साउथ तो है हमको मालूम है, तो हमने क्या कर दिया, एक क्रिएट कर दिया ऐसा, तो क्या हुआ, तो ये होगा कि भैया ये जो छोटा वाला जो टुकड़ा है ना, इट विल अगेन क्रिएट स्मॉलर बार मैग्नेट या स्मॉलर डाइपोल, इट विल अगेन क्रिएट अ स्मॉलर डाइपोल, ओके, विथ वीकर मैग्नेटिज्म। अगर स्मॉलर डाइपोल विथ वीकर मैग्नेटिज्म, बड़ा था तो मैग्नेटिक पावर इसका ज़्यादा था, अब छोटा कर दिए तो इट इज़ नाउ इट हैज़ बिकम वीकर। तो इलेक्ट्रिक मोनोपोल इज पॉसिबल बट इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें जो लिखा है उसको एक बार मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ आपके एनसीईआरटी में। वी कैन नॉट आइसोलेट द नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। इफ ए बार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू 2 halves, we get 2 similar bar magnets with somewhat weaker properties. So unlike electric charges, isolated magnetic north and south poles known as magnetic monopoles do not exist. ठीक है, तो हमको एक चीज़ मालूम है कि भैया कहीं पे भी अगर मैग्नेटिक पोल्स हैं तो वो डाइपोल्स होंगे, मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एंड देन लास्टली इट इज़ पॉसिबल टू मेक मैग्नेट्स आउट ऑफ आयरन एंड इट्स एलॉयज, है ना, आयरन से या उसके एलॉय से हम मैग्नेट्स बना सकते हैं, ओके। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि एक बार मैग्नेट क्या होता है। बार मैग्नेट क्या होता है, तो सपोज आपने, बार का मतलब क्या होता है, बार इज अ रेक्टेंगुलर, इट्स अ क्यूबॉइडल पीस ऑफ समथिंग, है ना। इट्स बार क्या होता है, एक क्यूबॉइडल पीस होता है ना। आप मार्केट में चॉकलेट बार लेते हो, है ना, चॉकलेट बार क्या होता है, एक क्यूबॉइडल चॉकलेट का टुकड़ा होता है। उसी तरीके से एक क्यूबॉइडल पीस ऑफ आयरन विच हैज़ अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बार मैग्नेट। क्या होता है, बार मैग्नेट। आपके बुक में लिखा है कि आइंस्टीन बचपन से ही बड़े इंटरेस्टेड होते थे कि बार मैग्नेट से खेलते रहते थे। ही हैड गॉट ए गिफ्ट, किसी रिलेटिव ने उनको एक टॉय की तरह इनको बार मैग्नेट दिया था। वो दिन रात उससे खेलते रहते थे और ये सोचते रहते थे कि कैसे ये चीज़ों को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है, ओके। तो अब अगर एक बार मैग्नेट आपके पास है, उसके ऊपर में आप या तो कागज़ या एक ग्लास का टुकड़ा उसके ऊपर में रख दें और उसके ऊपर में आप छोटे छोटे आयरन के टुकड़े, आयरन फाइलिंग्स जिसे बोलते हैं, इसको छिड़क दें, जैसा नमक छिड़कते हैं वैसे इसे छिड़क दें। तो आपको क्या दिखेगा, आपको क्या दिखेगा कि जो आयरन फाइलिंग्स हैं कुछ इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। आप देखेंगे कुछ ऐसा अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेंगे, है ना। व्हाट आर एक्चुअली दे डूइंग, दे आर अरेंजिंग, दे आर अलाइनिंग देमसेल्व्स अलोंग द लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कि क्या कर रहे हैं, दे आर अलाइनिंग देमसेल्व्स अलोंग द लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पैटर्न बन जाता है। द पैटर्न ऑफ आयरन फाइलिंग सजेस्ट दैट द मैग्नेट्स हैव 2 पोल्स सिमिलर टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इससे क्या पता चलता है कि भैया इसमें 2 पोल्स हैं, जैसे कि डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 पोल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वैसे ही ये जो बार मैग्नेट है इसमें भी 2 पोल्स हैं, पॉजिटिव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और जो मटेरियल है ये इसके ऊपर में आयरन फाइलिंग्स हैं, दे आर अलाइनिंग देमसेल्व्स अलोंग द फील्ड लाइंस। ये क्या कर रहे हैं, दे आर अलाइनिंग देमसेल्व्स अलोंग द फील्ड लाइंस।
So as mentioned in the introduction, one pole is designated as the north pole and the other is साउथ पोल। और हमको नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे समझ में आएगा, हम अगर उसे धागे से लटका दें और जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है वो नॉर्थ पोल, जो साउथ की तरफ पॉइंट करता है वो साउथ पोल। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन है ना, मैं आपको ये बताता हूँ, बुक्स में शायद मेंशन होगा कि भैया जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है जिसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, लेकिन हमारा मैग्नेट का नॉर्थ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि नॉर्थ एंड नॉर्थ तो रिपेल करता है एक दूसरे को, एंड साउथ ऑल्सो रिपेल ईच अदर, उधर अट्रैक्ट तो होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है वो असल में अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल हो सकता है। ओके, अगर हमारा कन्वेंशन लेंगे तो वो नॉर्थ पोल है, लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिज्म के आइडियाज़ देखें तो वो एक्चुअली नॉर्थ जिस डायरेक्शन को पॉइंट करेगा वो तो साउथ ही होगा ना, है ना। अगर नॉर्थ जिस डायरेक्शन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है वो साउथ है, और साउथ जिस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है वो नॉर्थ है। लेकिन हमारा कन्वेंशन ऐसे ही चलता है कि जिस तरफ हमारा बार मैग्नेट नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का पॉइंट कर रहा है वो नॉर्थ पोल है, और जो साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड द ज्योग्राफिक साउथ। ओके, अब एक चीज़ है, इसको हम नॉर्थ पोल, ये जो बार मैग्नेट है उसको हम अगर सोलेनाइड से कंपेयर करें, व्हाट इज़ अ सोलेनाइड? इट इज़ अ करंट कैरिंग कॉइल एंड इट जनरेट्स मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ओके, तो एक काम करते हैं, पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो पहले मैं साइड बाय साइड, ये सपोज ये है बार मैग्नेट, दिस इज बार मैग्नेट, ठीक है, नॉर्थ साउथ, और ठीक है। तो ये बार मैग्नेट है और ये सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड में करंट कैसा फ्लो हो रहा है, ऊपर से ये घुमा, ये ऐसा ऐसा, ठीक है, करंट कैसा फ्लो हो रहा है, ऐसा फ्लो हो रहा है। ओके, यानी अगर ऊपर से मैं देखूं तो ये कैसे फ्लो हो रहा है, ऊपर से अगर मैं इधर से देखता हूं तो ये फ्लो कैसे हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऐसा हो रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर यहाँ पे हमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो दिस इज़ नॉर्थ, और यहाँ से अगर मैं इधर से देखता हूँ, है ना, तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, नीचे से देखूंगा तो ये क्लॉकवाइज, तो दिस इज साउथ। ओके, ठीक है, नॉर्थ साउथ, ये आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं सोलेनॉइड की, है ना। सो ये नॉर्थ पोल, ये बार मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ, ये साउथ। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम कैसे निकालेंगे, है ना, हम क्या करेंगे, हम कंपास रखेंगे इसमें, और हर एक जगह कंपास रख के वो जिधर पे नॉर्थ साउथ दिखाते जा रहा है उसको हम पॉइंट करते जाएंगे, है ना, उसको हम पॉइंट करते जाएंगे। तो हमको अप्रॉक्सीमेटली ऐसा कुछ फील्ड लाइंस जनरेट होता हुआ दिखेगा। ओके, तो इसको मैं अगर ये कंपास को हटा देता हूँ और सीधे डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट में प्लॉट करता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मुझे कैसे दिखेंगे,
तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो मुझे इसमें जब मैं प्लॉट करूँगा तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दिखेंगे? इट विल स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड विल कम टू साउथ, है ना, नॉर्थ से, लेकिन ये बाहर में, ये मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, मैग्नेट के बाहर मैग्नेट के बाहर। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑल्सो एग्जिस्ट इनसाइड द मैग्नेट। इनसाइड द मैग्नेट इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, हाँ, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आउटसाइड द मैग्नेट इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। ये गलत बन गया, नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट क्या है? नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। ऐसा ही अगर मैं एक सोलेनोइड में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करूं तो इट विल बी ऑल्सो एक्सिस से तो एकदम स्ट्रेट रहेगा, है ना, और जैसे जैसे हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इसमें कर्वेचर आते जाएगा और इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो सोलेनोइड में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वैसे ही दिख रही हैं। एक करंट कैरिंग सोलेनोइड में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी दिख रही है जैसे कि एक बार मैग्नेट में दिख रही है। तो हम क्या इसमें कंक्लूड कर सकते हैं कि अ बार मैग्नेट इज एनालॉगस टू अ करंट कैरिंग solenoid. That means it actually is creating an invisible current. ये बार मैग्नेट क्या कर रहा है? इट इज़ क्रिएटिंग एन इनविजिबल करंट, जो आपको दिख नहीं रहा है, वो किसी से कनेक्टेड नहीं है, बट बिकॉज ऑफ दिस करंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर बीइंग जनरेटेड, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। सोलेनोइड क्या है? सोलेनोइड में ये मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट होता है? जब करंट पास करते हैं इस कॉइल से थ्रू, जब करंट कॉइल इस कॉइल के थ्रू पास करते हैं तब ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे भी कोई ये जो बार मैग्नेट है इट इज़ काइंड ऑफ करंट लूप, जिसके कारण में ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। फ़र्क ये है कि इसको स्विच ऑन ऑफ कर सकता हूँ, इसको सोलेनोइड को मैं स्विच ऑन ऑफ कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो बार मैग्नेट है इट इज़ ऑलवेज मैग्नेटिक, इट इज़ ऑलवेज क्रिएट, यानी इसका मतलब वो जो इनविजिबल करंट है उसके थ्रू ऑलवेज दौड़ रहा है, जिसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही हैं। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा सा समझे। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप। मैंने आपको बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये नॉर्थ से साउथ बाहर और साउथ से नॉर्थ अंदर। इसका मतलब क्या है? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट एंटरिंग टू अदर पॉइंट एंड फ्रॉम दैट पॉइंट इट इज़ अगेन कमिंग बैक। तो इट इज़ अ कंटिन्यूअस लूप, नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस लूप, है ना। थोड़ा सा इसको हम कंपेयर करें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या होता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स इन नेगेटिव चार्ज। तो इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज का, दिस फील्ड लाइन, ओके, फील्ड लाइन। लेकिन अगर एक मैग्नेटिक डाइपोल है तो बाहर तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड गो टू साउथ outside the magnet, but inside it is coming from south to north and it is a continuous loop, a non-stop continuous loop, okay. So in electric dipole from one monopole to other monopole, यानी from positive to negative, it will, अच्छा ये नेगेटिव से पॉजिटिव आ सकता है क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल में? नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी इसका मतलब यहाँ जाके ये वापस आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, इसमें ऐसा नहीं आ सकता, दिस इज़ रॉन्ग। इट विल ऑलवेज बी गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट विल ऑलवेज गो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव ये फील्ड लाइंस डायरेक्ट नहीं होती। बट मैग्नेट में नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ, है ना, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ एक्सटर्नल, साउथ से नॉर्थ इंटरनल लाइंस। ठीक, तो ये पहला पॉइंट है आपके लिए
the magnetic field lines of a magnet form continuous closed loops. They form always closed loops. This is unlike the electric dipole where these field lines begin from positive charge and end on the negative charge और escape to infinity. तो पहली चीज़ इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है. सेकेंड, डायरेक्शन अगर मुझे पता करना है कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, तो मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ उस पॉइंट से एक टेंजेंट बना दूँगा, है ना. तो इससे हमको उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा, है ना. जहाँ पे भी मैं जिस पॉइंट पे भी मुझे चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड किधर है, वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो हमको उस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा. ओके, ये टेंजेंट जो है इट विल ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड. सो द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट अ गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द नेट magnetic field at that point. It gives the direction of the net magnetic field. Okay. तो अगर मैं यहाँ पे किया तो यहाँ पे this is the direction of the net magnetic field. Hope this is understood, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में भी हम ऐसा ही करते हैं. ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जहाँ पे लाइन बहुत डेंस है ना, सपोज जहाँ पे लाइन बहुत डेंस है वहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ लाइंस डेंस नहीं है, एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक है. सपोज ऐसा फील्ड लाइन बन रहा है, ठीक, ऐसा फील्ड लाइन बना सपोज, ठीक है. तो मैं दो पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट ये लेता हूँ और एक पॉइंट ये लेता हूँ, है ना. दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. सो द स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट हियर इन पॉइंट ए बिकॉज मोर नंबर ऑफ लाइन्स आर पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन. मोर नंबर ऑफ लाइन्स आर पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन, 1 2 3 4 5, है ना. और यहाँ fewer lines are passing through this unit closed loop, है ना. ये क्लोज लूप लेता हूँ अगर सेम साइज़ का क्लोज लूप लेता हूँ ए और बी के अराउंड, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू क्लोज लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जहाँ ज़्यादा है पर यूनिट एरिया वो स्ट्रॉन्गर फील्ड है, और जहाँ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम है पर यूनिट एरिया वो वीकर मैग्नेटिक फील्ड है. तो द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, है ना. ये मैंने ड्रॉ करके आपको उसको दिखा दिया कि भाई ऐसा होता है, ठीक है. यूनिट एरिया होना चाहिए दोनों जगह पे, जितना नाप रहा ना एरिया सेम होना चाहिए. अदरवाइज बोला कि मैं इतना बड़ा एरिया लूँगा और यहाँ पे छोटा सा लूँगा तो दैट विल बी रॉन्ग ना. तब फिर हम एप्पल टू एप्पल नहीं हो रहा है, ये एप्पल टू वाटरमेलन हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता. हमको जब करना है कंपैरिजन तो सिमिलर एरिया में करना है. ओके, देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एवर. टू मैग्नेटिक लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. हम नहीं माने, हम बोले हम तो इंटरसेक्ट करवाएंगे. एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा है तो हम दूसरा बोलते हैं ऐसा है. अब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, यहाँ हो गया झगड़ा. क्यों? एक बोलता है भैया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और दूसरा बोलता है भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ना इधर है. तो दो डायरेक्शन तो हो नहीं सकते, कोई एक ही हो सकता है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है. दैट मीन्स दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज टेंजेंट टू दैट टू द पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन. और मैग्नेटिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो सकता है, 2-3 डायरेक्शन नहीं हो सकते उस पॉइंट पे. इस पॉइंट पे तो एक ही डायरेक्शन हो सकता है ना. सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट फॉर द इफ दे डिड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वुड नॉट बी यूनिक at the point of intersection. Okay, so this is all about the magnetic fields. Okay, I have told you about the bar magnet, how the field lines are created around the bar magnet, and the properties of the field lines, they cannot intersect each other.
बट वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, इट दीज आर इमेजिनरी लाइन्स, है ना। ऐसा आप फिजिकली अगर लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन का देखोगे तो ये नहीं मिलेगा, इट्स नॉट टेंजिबल, है ना। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं आयरन फाइलिंग से या इससे किसी से देख सकते हैं। ये दीज आर इमेजिनरी लाइन्स एंड इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर विदाउट एनी गैप। अब आप बोलोगे कि इसके बीच में गैप तो दिखता है, तो भैया वो गैप इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो मटेरियल अपने आप को उस फील्ड लाइन में जैसा अलाइन कर रहा है उसके कारण में गैप क्रिएट हो रहा है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस लाइन, इट इज़ अ कंटिन्यूअस लूप, है ना, विदाउट एनी गैप। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज we have to compare a bar magnet with a equivalent solenoid. Okay, now in the previous topic we have discussed that bar magnet, in the bar magnet the magnetic field lines are just identical to a solenoid. Okay, उसका भी field line वैसा ही रहता है जैसा बार मैग्नेट का है और जैसा सोलेनॉइड का है। तो सपोज मैं बोलता हूँ कि एक बार मैग्नेट है, there is a bar magnet and bar magnet actually is the magnetic dipole. Okay, so there is a bar magnet and it acts as a dipole. Suppose this bar magnet is of length 2L. This bar magnet is of length 2L and along its axis at a point P with a distance of R from the center. At a distance of R from the center, there is a point P where I have to measure the magnetic field. So how will I do that? I will directly put the formula. The formula is B is equal to mu naught upon 4 pi 2 m upon r cube. Okay, 2 m upon r cube. What is m? M is the magnetic dipole moment. M क्या है? M is the magnetic dipole moment, है ना। M क्या है यहाँ पे लिख देता हूँ, M इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, so this is the formula. I will not go into the derivation because it has been omitted from your syllabus, but एक्शियल प्लेन में, बार मैग्नेट के एक्शियल प्लेन में मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m अपॉन r क्यूब। ना अब इसकी जगह में एक सोलेनॉइड रख देते हैं अपन। ठीक है, और इसके एक्सिस में अगेन एट अ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर, है ना, at a distance r. What is the magnetic field here in solenoid is B is equal to mu naught upon 4 pi NI A upon r cube. It is NIA upon r cube. ठीक है, what is N? N is total number of turns in the solenoid. N क्या है? Total number of turns in the solenoid. I is the current. A is the area of cross section. A is the area of cross section. तो अगर मैं इसको इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, है ना, तो इसमें क्या मिल रहा है मुझे, सॉरी 2NIA अपॉन आर क्यूब, थोड़ा सा गलती हो गया, 2NIA अपॉन आर क्यूब। तो इन दोनों को अगर एक्शियल लाइन के मैग्नेटिक फील्ड को मैं अगर कंपेयर करता हूँ तो मुझे मिल जाता है M इज इक्वल टू NIA, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ अ बार मैग्नेट एक्चुअली इज इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ total number of turns in the solenoid into current flowing through the solenoid into the area vector or area of cross section. So this magnetic dipole here is NIA. Actually in some of the books इसमें एक चीज़ लिखते हैं, इसको बोलते हैं QS एंड QN, इसको बोलते हैं फील्ड स्ट्रेंथ, है ना, इन्होंने बोला फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मोनोपोल। ओके, तो उन्होंने डिफाइन कर दिया कि M इज इक्वल टू फील्ड स्ट्रेंथ इनटू द लेंथ 2L। ओके, ऐसा लिखते हैं। बट द थिंग इज कि वी एक्चुअली
डू नॉट, इन प्रैक्टिकलिटी वी डू नॉट हैव अ मोनोपोल, इसलिए हम इस पे डाइवर्ज नहीं कर रहे हैं। हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, एक सोलेनाइड से कंपेयर कर रहे हैं। सो दिस इज द एनालॉजी। ओके, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन द एक्सियल लाइन, इसको एक्सियल लाइन बोलूँ तो यहाँ से हमको ये क्या मिलता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इट इज़ इक्वल टू NIA इफ वी कंपेयर इट विद द सोलेनॉइड। ओके, सो as in your book, in your syllabus, some of the things have been omitted. I will just give you some formulas ताकि आपको कहीं और यूज़ हो तो उसको आप कर सके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ। सबसे पहले बी एक्सियल है ना, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ बार मैग्नेट, बी एक्सियल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, है ना, वेयर m इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, बी इक्वेटोरियल है ना, बी इक्वेटोरियल यानी एक्सियल क्या होता है, अलोंग द एक्सिस, इक्वेटोरियल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है। तो बी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला है। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन जो टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, या फिर m/b साइन थीटा। ये टॉर्क है, जो टॉर्क लगता है एक मैग्नेट में, मैग्नेटिक डाइपोल में, अगर वो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो उसके अंदर भी टॉर्क लगता है। तो उसकी वैल्यू क्या है, m/b साइन थीटा। ओके, नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू टुडेज फाइनल टॉपिक। आज का जो फाइनल टॉपिक है that is Gauss's law on in magnetism. So if we recall the Gauss's law in electrostatics, okay, electrostatics, the line integral of electric field into the area vector was equal to q upon epsilon naught. ये था q upon epsilon naught, where all these things have their usual meaning. Q is the charge, है ना, E is the permeability, and E is the electric field, and D is the unit area. The line integral ये होता था इक्वल टू, इसका मतलब क्या है कि एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है, it will create an electric field. Okay, so the Gauss's law in electrostatics states that the surface integral of the electrostatic field over a closed surface S is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. इसमें total charge enclosed by the surface, अगर इसके अंदर में 3 पॉजिटिव चार्ज और 1 नेगेटिव चार्ज है तो नेट चार्ज क्या हो गया इसके अंदर में, +2q, है ना। तो नेट चार्ज जितना है उसके कारण में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है ये होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है। अच्छा, अगर सपोज इसके अंदर में नेट चार्ज सपोज 0 है तो इट विल नॉट क्रिएट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द चार्जेस इनसाइड दिस क्लोज सरफेस। ओके, तो सपोज दैट द क्लोज सरफेस S encloses an electric dipole which consists of 2 equal and opposite charges, then the total charge enclosed by S is 0, so that the surface integral of the electrostatic field of a dipole, जिसको फ्लक्स बोलते हैं, नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा इसमें, 0 हो जाएगा। नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नेट चार्ज हो गया 0। अब सपोज ऐसे ही एक क्लोज सरफेस है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक मोनोपोल डाल दें, मैग्नेटिक मोनोपोल नॉर्थ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैग्नेटिक मोनोपोल तो होता ही नहीं है, तो डालेंगे कैसे? तो हमेशा ये तो डाइपोल में ही एग्जिस्ट करता है।
मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट ओनली इन डाइपोल। तो यहाँ पे मैं हमेशा नॉर्थ साउथ ही डालूँगा या नॉर्थ साउथ ही डालूँगा, है ना, या नॉर्थ साउथ ही डालूँगा। तो इसका मतलब क्या है, नेट मैग्नेटिक चार्ज, इसको मैं क्या बोलूँ, नेट मैग्नेटिक चार्ज इसके अंदर किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर हमेशा ज़ीरो ही होगा। ओके, सो नाउ अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस ओनली बाय अ मैग्नेटिक डाइपोल बिकॉज आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। सो अब ये जो इसका एनालॉगी मैग्नेटिज्म में क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू, इट विल बी ऑलवेज ज़ीरो। सो यही है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज हमेशा इसके अंदर में जो भी डाइपोल रहेंगे वो उसके कारण में नेट डाइपोल क्या हो जाएगा, इसके अंदर में ज़ीरो हो जाएगा। ओके, सो स्टेटमेंट क्या है गॉस लॉ का, states this Gauss law in magnetism states that the surface integral of the magnetic field over a closed surface is always zero, है ना। surface integral of the magnetic field over a closed surface is always zero। क्यों ज़ीरो है, क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा डाइपोल में रहेंगे, और डाइपोल यानी इक्वल एंड अपोजिट पोल्स, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट पोल ज़ीरो हो जाएगा। एंड दैट इज़ वाई ये जो है बी डॉट डी एस ओवर सरफेस, क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो इसके कारण हम इसको ये भी बोल सकते हैं द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ज़ीरो, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस इज ऑलवेज ज़ीरो। ओके, तो अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। ओके, the Gauss laws indicate that there are no surfaces or sinks of magnetic field inside a closed surface. So there is no point at which the field lines start or there is no point at which the field lines terminate. Okay, जैसा कि हमने बोला कि field lines are always continuous, so there is no starting point of that field line and there is no end point of that field line. So there's अच्छा, एक चीज़ और इसमें इसके कारण होता है कि देयर इज़ नो फ्री मैग्नेटिक चार्ज, है ना। फ्री मैग्नेटिक चार्ज जैसे फ्री पॉजिटिव चार्ज या फ्री नेगेटिव चार्ज होता है, वैसा फ्री मैग्नेटिक चार्ज होता ही नहीं है, मोनोपोल होता ही नहीं है, बार बार हम ये बता रहे हैं। सेकेंड, मैग्नेटिक जो पोल्स हैं इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। ओके, और कैसे पेयर, इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन अनलाइक पेयर्स। ओके, देन थर्ड वन, if a number of magnetic lines of the force enters a closed surface then an equal number of lines of the force must leave the surface। जितना अंदर गया उतना बाहर जाना चाहिए। सपोज देयर इज अ क्लोज सरफेस, है ना, तो जितना अंदर गया उतना ही बाहर जाना चाहिए। इट विल ऑलवेज बी ट्रू, जितना सरफेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गया उतना ही बाहर जाना चाहिए। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिज्म। ओके, इन द नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्कसिंग अबाउट द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड द अर्थ्स मैग्नेटिज्म। ओके, थैंक यू।